अब जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का बुलेटिन में स्वागत। जनगणना पर संग्राम जारी है। मोदी सरकार ने अगले साल जनगणना कराने की तैयारी पूरी कर ली है। जी हां, 2011 के बाद 2025 में होने वाली जनगणना के लिए केंद्र सरकार ने किस तरह का प्रारूप तैयार किया है। जिस तरह से 2021 में डिजिटल जनगणना कराने की तैयारी की गई थी, क्या इस बार भी उसी मॉडल को लागू किया जाएगा या फिर कोई और तैयारी की गई है? फिलहाल तो विपक्ष में जनगणना को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसके पीछे वजह क्या है, हमारी खास रिपोर्ट में देखिए। केंद्र सरकार जल्द ही जनगणना कराने जा रही है। सरकार ने इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल को एक्सटेंशन दे दिया है, जिसके लिए अधिसूचित भी जारी की जा चुकी है। इसके बाद अगले साल यानी 2025 में जनगणना कराने के कयास तेज हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 2025 में जनगणना प्रक्रिया शुरू कर सकती है, जिसे पूरा करने में 2026 तक का समय लग सकता है। इस बार जनगणना प्रक्रिया में 4 साल की देरी हुई है। बता दें कि भारत में हर बार 10 साल के अंतराल पर जनगणना होती रही है। आखिर बार 2011 में जनगणना कराई गई थी, जिसके बाद 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे पूरा नहीं किया जा सका। लेकिन अब सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 2025 से जनगणना कराई जाएगी। हालांकि सरकार की ओर से जनगणना कराए जाने को लेकर कोई ऐलान नहीं किया गया। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार डिजिटल तरीके से जनगणना करा सकती है। दरअसल 2021 में मोदी सरकार ने जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाने की तैयारी की थी, लेकिन कोविड के चलते जनगणना नहीं हो पाई थी। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी। अगर ऐसा होता है तो देश में पहली बार जनगणना के आंकड़े डिजिटल तरीके से जुटाए और संकलित किए जाएंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में जातिवार जनगणना के आंकड़ों के लिए भी प्रावधान किए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जातिवार जनगणना होने की स्थिति में पहली बार देश में जातियां गिनी जाएंगी। सांख्यिकी और विधि मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जनगणना के साथ जातिवार जनगणना कराने को लेकर फिलहाल औपचारिक फैसला नहीं किया है, लेकिन पूरे आसार हैं कि भविष्य के मद्देनजर अभी जनगणना को बहुआयामी, भविष्योन्मुखी और सर्व समावेशी बनाया जाएगा। – 2025 में जनगणना होने के बाद चक्र में भी बदलाव की उम्मीद है। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अगली बार 2035 में होगी। अभी तक जो चक्र था उसमें 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती थी, लेकिन अब 2025 के बाद अगली जनगणना 2035, 2045, 2055 में होगी। हालांकि इस लेट लतीफी का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि दशक की शुरुआत में होने वाली जनगणना दशक के मध्य तक खिसक जाएगी। 2011 के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से ज्यादा है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। इस जनगणना के दौरान भी भारत के इतिहास में पहली बार ट्रांसजेंडर की संख्याओं को भी ध्यान में रखा गया था। उत्तर प्रदेश करीब 20 करोड़ लोगों के साथ सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है और लिस्ट में दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, जिसकी आबादी 11 करोड़ से भी ज्यादा है। लगभग 3 लाख के साथ सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। इस बार जनगणना होने के बाद क्लियर हो जाएगा कि 14 साल बाद किस राज्य में कितनी आबादी है, कौन सा राज्य आबादी के मामले में पहले नंबर पर है और कौन सा राज्य आखिरी में है।
इस बार भी माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 2011 की तरह से जनगणना करा सकती है, लेकिन सवालों में बढ़ोतरी हो सकती है। 1951 में जनगणना के दौरान 14 सवाल पूछे गए। 1961 में 13 सवाल जनगणना के दौरान लोगों से पूछे गए। 1971 में 4 सवाल जोड़कर 17 सवाल पूछे गए। 1981 में 16 सवाल जनगणना के दौरान पूछे गए। 1991 में जनगणना में 21 सवाल लोगों से पूछे गए। 2001 में 23 सवाल केंद्र सरकार ने जनगणना के दौरान पूछे। और 2011 में सबसे ज्यादा 29 सवाल जनगणना में पूछे गए। उन्नीस के बाद सवालों में लगातार बढ़ोतरी हुई। चर्चा है कि इस बार जनगणना में लोगों से पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय को मानते हैं। अगर ऐसा होता है तो उम्मीद है कि सवालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसके साथ ही कुछ नए सवाल भी शामिल किए जा सकते हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो वहीं 2025 में जनगणना कराए जाने को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। जातिगत जनगणना कराने की मांग को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने मोदी सरकार को घेरा। जयराम रमेश ने केंद्र सरकार से 2 सवाल पूछे, जबकि कांग्रेस के बाकी नेताओं ने ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया। ये आरोप तब लगा रहे हैं जब केंद्र सरकार की ओर से जनगणना कराने को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर कांग्रेस को क्यों लगता है कि आखिर केंद्र सरकार अगले साल जनगणना करा सकती है। रिपोर्ट देखिए। एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो कि ये बहाना बनाती है। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा है कि रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल के एक्सटेंशन को अभी अधिसूचित किया गया है। इसका मतलब है कि 2021 में होने वाली जनगणना जो लंबे समय से विलंबित है, अब आखिरकार जल्द ही शुरू हो पाएगी। इसके साथ ही कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इसे लेकर 2 सवाल खड़े किए हैं। पहला सवाल, 1951 से हर जनगणना में होती आ रही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना के अलावा क्या नई जनगणना में देश की सभी जातियों की विस्तृत गणना शामिल होगी? भारत के संविधान के अनुसार ऐसी जाति जनगणना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा सवाल, क्या इस जनगणना का इस्तेमाल लोकसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या निर्धारित करने के लिए किया जाएगा, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 82 में प्रावधान है, जो कहता है कि ऐसे किसी पुनर्गठन का वर्ष 2026 के बाद की गई पहली जनगणना और उसके रिजल्ट का प्रकाशन का आधार होगा। क्या इससे उन राज्यों को नुकसान होगा जो परिवार नियोजन में अग्रणी रहे हैं? इन सवालों के साथ ही जयराम रमेश ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग करते हुए कहा है कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। ऐसे में सबसे सही यही होगा कि इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर स्पष्टता के लिए जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। सूत्रों के मुताबिक जनगणना पूरी होने के बाद
लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। इस बीच सरकार ने अभी तक जाति जनगणना पर फैसला नहीं लिया है, जिसकी मांग कई विपक्षी दल कर रहे हैं। बता दें कि जनगणना में धर्म और वर्ग को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन इस बार लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय को मानते हैं। जनगणना को लेकर कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी केंद्र सरकार पर ओबीसी के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। It is very unfortunate to hear and shocking to hear that the Prime Minister Modi's government has decided to keep OBC away from the census. The caste census, when it is not going to be taken, this is a betrayal to the OBC communities. And we all know that opposition leader Rahul Gandhi ji has been voicing for the caste census, and caste census will lead to the empowerment of the OBCs. OBCs are not being given the due right, and we all know that 27% of the government jobs, still there are more vacancies in many places, and therefore this is a time that caste census to do an X-ray was the demand of Rahul Gandhi. Now Mr. Modi's arrogance has prevailed, and he has shown that he is an anti-OBC mindset, and now the information is that he is going to stop the caste census. We will oppose it, and in the meantime, RSS, TDP and JDU has to answer for this, and we all know that JDU as well as TDP and RSS have been demanding for caste census later. Will they stand with the betrayal of Mr. Modi, or will they stand with the people of India? They have to answer. जातिगत जनगणना नहीं कराने को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने भी मोदी सरकार को घेरा है। 2011 से पता नहीं है किस जाति की, किस समाज की कितना आबादी हो गई है, किसकी क्या आर्थिक स्थिति है। एक ऐसा लोकतंत्र है, दुनिया के और देशों में भी कोविड की मार पड़ी है, सबने सेंसस समय पर करा लिया। एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो कि ये बहाना बनाती है कि कोविड के वजह से पोस्टपोन हुआ है, तो कितना देर करेंगे। तो अंग्रेज उस समय थे जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना नहीं होता था, न इतने रोड थे, न इंटरनेट था, न टेलीफोन था, न कंप्यूटर था, न मोबाइल था, तो भी कर लिया। ये फिर इसके मतलब कि कितने निकम्मे लोग हैं। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पर अभी शुरू नहीं हुई है, तो अब केंद्र सरकार का सूत्रों के हवाले से हालांकि ये खबर है, अब केंद्र सरकार का कराना, क्या आपको लगता है कि जो राहुल गांधी लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं जनता में, जातिगत जनगणना, ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी के नेता आप ही की पार्टी के नाराज नजर आते हैं, अब केंद्र सरकार ने वो दाव चल दिया है, अब वो कह रही है जातिगत जनगणना कराएंगे कांग्रेस पार्टी? कर्नाटक में हो चुका है, अब तेलंगाना में शुरू हो गया है। कहाँ है ऐसी बात कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं। और अब जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। तो वहीं भारत में जनगणना की नींव अंग्रेजों ने रखी। हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। इसके बाद लगभग हर दशक के शुरू होने में जनगणना होती रही। इस प्रक्रिया को आजाद भारत ने भी अपनाया और ये अब तक जारी है। हालांकि बीच में कोविड के चलते 4 साल का गैप आ गया। इसके बाद से कहा जा रहा है कि अब इस चक्र में बदलाव होने जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि मोदी सरकार इसका क्या तोड़ निकालती है। रिपोर्ट देखिए। एक ऐसी निकम्मी सरकार है जो कि ये बहाना बनाती है। भारत में जनगणना उस समय से होती आ रही है जब देश अंग्रेजों के लिए उपनिवेश था। भारत में पहली जनगणना 1872 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इस जनगणना में जनसंख्या के साथ साथ जाति, उम्र, लिंग के साथ ही कई और महत्वपूर्ण जानकारियां जमा की गई थी। 1872 के बाद से हर 10 साल में जनगणना होने लगी। हालांकि भारत की पहली पूरी जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी।
1949 के बाद से ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महा रजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त द्वारा कराई जाती है। बता दें कि आजादी से पहले 1881, 1891, 1901, 1911, 1921, 1931 और 1941 में जनगणना हुई। वहीं आजादी के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई। इसके बाद 1961, 1971, 1991, 2001 और 2011 ये प्रक्रिया अपनाई गई। भारत में पहली नियमित जनगणना साल 1881 में हुई। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना साल 1951 में हुई थी। साल 2011 में भारत की आखिरी जनगणना हुई थी। जनगणना का मकसद जनसंख्या और सामाजिक परिस्थितियों का अनुमान लगाना होता है। जनगणना के जरिए सरकार को जनता की संख्या का पता चलता है। सरकार को जनगणना से नीतियों और योजनाओं को तैयार करने में मदद मिलती है। हेनरी बोल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। उन्होंने भारत में पहली पूर्ण जनगणना 1830 में ढाका में कराई थी। इस जनगणना में लिंग, आयु वर्ग और घरों के साथ उनकी सुविधाओं से जुड़े आंकड़े इकट्ठा किए गए थे। इसके बाद 1836 से 37 में दूसरी जनगणना की गई, जिसका निरीक्षण फोर्ट सेंट जॉर्ज ने किया। 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को जनसंख्या का पंचवर्षीय संचालन करने का आदेश दिया। 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC फ्लोडान ने कराई थी। तब से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। 2025 में 17वीं जनगणना होगी। जनगणना की प्रक्रिया के लिए सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। जनगणना कराने वाले कर्मचारियों को एन्यूमरेटर कहते हैं। एन्यूमरेटर घर घर जाते हैं और जरूरी जानकारी जुटाते हैं। एन्यूमरेटर के पास पहचान पत्र होता है। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में इन्हें आधिकारिक पहचान पत्र दिखाने के लिए कह सकते हैं। जानकारी के मुताबिक भारत में जनगणना 2 हिस्सों में होती है। पहला है हाउसिंग और दूसरा है हाउसिंग सेंसस। हाउसिंग से जुड़े सवालों में घर का इस्तेमाल, पेयजल, शौचालय, बिजली, संपत्ति और संपत्ति के कब्जे से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं दूसरा फॉर्म राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर से जुड़ा होता है। इसमें घर के लोगों के बारे में कई सवाल पूछे जाते हैं। जनगणना के सवालों पर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि हर दशक सवालों की संख्या में बदलाव हुआ है। आजादी के बाद पहली जनगणना में लोगों से मात्र 14 सवाल पूछे गए थे, जबकि 2011 में 29 सवाल पूछे गए थे। जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन शुरू होगा। परिसीमन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। ये संस्था निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। भारत में जनगणना के इतिहास की जड़ें अंग्रेजों के जमाने की है, जिसे भारत अब तक अपनाता आ रहा है। लेकिन कोविड ने इसमें थोड़ा बदलाव ला दिया। दशक के शुरू होने वाली जनगणना अब दशक के बीच में होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
अब जनता को समझ में आ जाना चाहिए कि ये कुछ नहीं कर सकते।